विषय को लेकर मैं आपके बीच में प्रेस वार्ता के लिए मौजूद हूँ। आमतौर पर हम लोग आमने सामने होते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो हल्द्वानी शहर से जुड़ा हुआ है और जहाँ लगभग 4,500 परिवारों का बेघर होने का विषय बहुत ही गंभीर विषय। एक तरफ कोई भी सरकार हो, दुनिया के किसी कोने की सरकार हो, खासतौर से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की सरकार हो, वो हर बेघर को घर देने की बात करती है। अलग अलग योजनाओं के तहत हर बेघर को घर देने की बात होती है, लेकिन यहाँ पर जो घर वाले लोग हैं उनको बेघर करने की बात हो रही है। एक आपकी जानकारी में सबकी है कि वहाँ रेलवे के अनुसार कि हमारी ज़मीन है। पहले रेलवे ये कहता है, एक शपथ पत्र कोर्ट पे देकर के 29 एकड़ है और फिर वो ओवरनाइट वो लगभग 79 एकड़ के आसपास वो ज़मीन हो जाती है। तो जब वो खुद ही 29 एकड़ बता रहे हैं तो फिर वो 79 कैसे होगी? अगर वो 29 हो या 79 हो, विषय वो नहीं। पहला विषय ये है कि वहाँ की अगर सारी जितनी भी अतिक्रमण जिसको बताया जा रहा है, पचास साल, 60 साल, 70 साल और उससे भी ज्यादा पहले मंदिर मौजूद है, मस्जिद मौजूद है, शिशु मंदिर है, ओवरहेड टैंक है पानी का, सीवर लाइन 1970 की है। अगर रेलवे की जमीन है तो सीवर लाइन कैसे डली? साहू धर्मशाला है, 2 सरकारी इंटर कॉलेजेस हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं सरकारी, स्वास्थ्य केंद्र है सरकारी। अगर इतनी चीजें वहां मौजूद हैं तो सरकारी जमीन में कैसे हुए? उससे भी ऊपर शत्रु संपत्ति की ऑक्शन पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश सरकार ने उस समय की, उसी एरिया में जिसको के आज अतिक्रमण बताया जा रहा है, और रेवेन्यू लेकर जिसने बोली छुड़ाई उनके नाम संपत्ति की, और वो भी रेलवे की अतिक्रमण। अगर वो रेलवे की लैंड थी तो राज्य सरकार ने उसको शत्रु संपत्ति कैसे घोषित किया? और शत्रु संपत्ति घोषित किया तो उसकी ऑक्शन कैसे की? और अगर ऑक्शन कर दी तो आज तो राज्य सरकार जिम्मेदार है उस ओनर के लिए, जिस ओनर ने उस लैंड ऑक्शन में दी थी। कोई भी कानून उसको अलाउ नहीं कर सकता। तो इतनी चीजें अगर वहां हैं तो कैसे अतिक्रमण माना जा सकता है? वक्फ बोर्ड की जमीनें वहां मौजूद हैं और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कोई खड़ा होकर कह दे कि ये वक्फ बोर्ड की है। बाकायदा एक प्रोसीजर है उसका, जिसमें जिला अधिकारी कलेक्टर के माध्यम से ही कोई प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित होगी। कोई खड़ा होकर ये नहीं कह सकता कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, जिसकी जिम्मेदार राज्य सरकार है, वक्फ बोर्ड। अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर उन लोगों को, इतने लोगों को बेघर करने की बात उचित प्रतीत नहीं होती। आज मैं सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करता हूं हमारे युवा विधायक सुमित हृदय जी का। उन्होंने अपने माताजी के नक्शे कदम पर चलते हुए जो लोग बेघर होने के कगार पर हैं उनके लिए खड़े हुए, लड़ रहे हैं। और आज भी वो लोग सुमित हृदय जी
और सभी साथी वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट गए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माननीय उच्चतम न्यायालय ने 5 तारीख दी है। हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, उम्मीद करते हैं कि न्याय जनहित में न्याय सही होगा। लेकिन आज आप लोगों के बीच में आने का मकसद सिर्फ एक है कि हम कांग्रेस पार्टी, राज्य सरकार उत्तराखंड, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर भारत सरकार के रेलवे मंत्रालय से और भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहती है। हम उम्मीद उनसे करते हैं कि हजारों परिवार बेघर होने से बचाइए। जो मलिन बस्ती अधिनियम है उसके तहत अगर मलिन बस्ती को खाली भी करवाया जाएगा, उसको अतिक्रमण मानकर हटाया भी जाएगा, तो उनके पुनर्वास की योजना उसमें प्राविधान है। लेकिन हाल फिलहाल पहले राज्य सरकार ने उन हल्द्वानी की बस्तियों को मलिन बस्ती घोषित किया था, लेकिन हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर्वे में उन बस्तियों को मलिन बस्ती के दर्जे से बाहर कर दिया। एक बार सर्वे होता है मलिन बस्ती घोषित होती है, दूसरी बार सर्वे होता है मलिन बस्ती नहीं होती। 600 के लगभग मलिन बस्तियां हैं, 4 ही बस्तियों को मलिन बस्ती के दर्जे से बाहर किया गया। कहाँ का न्याय है? हम मांग करते हैं कि राज्य सरकार का पुनर्सर्वेक्षण होना चाहिए और उनको मलिन बस्ती घोषित करें। पहले माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, जिस स्तर पर भी न्यायिक सुनवाई हो रही हो, राज्य सरकार ग्रेटर गुड फॉर ग्रेटर नंबर के कॉन्सेप्ट को, एक आइडियल स्टेट के कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हुए, उनके वहां की जनता के हित की बात करते हुए उनको इस अतिक्रमण की कार्रवाई को यही रुकवाए। कोर्ट में अब पक्ष रखे। ये बात तय हुई थी कि जॉइंट सर्वेक्षण होगा इसका, राज्य सरकार का भी, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट का और रेलवे का हुआ, राज्य सरकार का नहीं हुआ। तो जब 29 एकड़ थी वो एकदम 79 एकड़ कैसे हो गई? ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। बेनामे हुए हैं, बेनामे में सरकार के रेवेन्यू लिया हुआ है राज्य सरकार ने, म्यूटेशन हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर हैं, पट्टे हैं, राज्य सरकार के दिए हुए पट्टे हैं। अगर राज्य सरकार पट्टे देती है तो रेलवे विभाग के पट्टे कैसे राज्य सरकार ने दे दिए? ये सारे सवाल हैं जो इस पूरी कार्रवाई पर एक प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, जिसके न्याय के लिए आज सभी पीड़ित लोग सुमित हृदय जी के नेतृत्व में माननीय सुप्रीम कोर्ट हम लोग गए हैं। और हम निवेदन करते हैं कि राज्य सरकार इन सारी भी बातों का संज्ञान ले, माननीय न्यायालय में जनता का पक्ष रखे और कोशिश होनी चाहिए कि वो अतिक्रमण ना मानते हुए वहाँ उन लोगों को जो लंबे वक्त से रह रहे हैं वहाँ रहते रहें। अगर हम उत्तराखंड ही नहीं, किसी भी प्रदेश के देश में किसी भी बस्ती का हम नक्शा पुराना उठाकर देख लें, तमाम बस्तियां ऐसी निकलेंगी जो रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होंगी या जिनको कभी भी अतिक्रमण कहा जा सकता है। तो यकीनन एक मानवीय दृष्टिकोण होना जरूरी है। अगर हम नियम और कानून की बात करें तो पहले भी यहाँ देहरादून में भी कुछ बस्तियों को विस्थापित करने की बात हुई, तो और जगह भी कई बात हुई। हमारे यहाँ भी माननीय न्यायालय के आदेश पर कुछ तालाब की भूमि कई गांवों में ऐसी हुई जिनमें अतिक्रमण के आधार पर उनके मकानों को तोड़ने का आदेश माननीय न्यायालय ने दिया, लेकिन राज्य सरकार ने उन लोगों को मानवीय आधार पर जिनका अतिक्रमण माना गया उनको रिहेबिलिटेट करने की बात कही और वो रिहेबिलिटेट किया और उनको आर्थिक मदद की मकान बनाने में। तो पहली कोशिश तो ये होनी चाहिए कि जो दृष्टिकोण वहाँ सरकारों का पहले रहा कि सीवर लाइन डली तो सीवर लाइन रेलवे की ज़मीन में नहीं डल सकती,
स्कूल कॉलेज बने तो रेलवे की जमीन में सरकार नहीं बना सकती, ओवरहेड टैंक नहीं राज्य सरकार रेलवे की जमीन में बना सकती, सिविल हॉस्पिटल के नाम से पीएचसी नहीं बना सकती, और इन सभी चीजों को देखते हुए पट्टा नहीं काट सकती, शत्रु संपत्ति रेलवे की जमीन को घोषित नहीं कर सकती। तो प्रथम दृष्टिया ये लगता है कि वहां अतिक्रमण नहीं है, तो राज्य सरकार को ये पक्ष रखना चाहिए। हम कांग्रेस पार्टी आज माननीय मुख्यमंत्री जी से, उत्तराखंड सरकार से, रेलवे विभाग से, भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि इस पूरे प्रकरण में मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए इस कार्रवाई को रुकवाने का कष्ट करें, और माननीय उच्चतम न्यायालय में और माननीय उच्च न्यायालय में जनता की ओर से पक्ष रखें। धन्यवाद। राजीव जी, लिमिटेशन एक्ट 1963